एक सवाल जो अक्सर सामने आता है कि परदादा, दादा, माता पिता से मिली हुई संपत्ति, स्पेशली प्रॉपर्टी, जो विरासत में मिलती है, गिफ्ट में मिलती है, तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी अगर सेल की जाती है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं और जब उनसे यह कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है क्या उस पर आपने टैक्स पे कर दिया, तो उनका कहना होता है कि यह प्रॉपर्टी जो है उन्हें विरासत में अपने पूर्वजों से मिली है, अपने परदादा, दादा, माता पिता से विरासत में मिली है, विल के जरिए मिली है, गिफ्ट में मिली है, और ऐसी प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं लगता। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत बार देखते हैं जिन क्लाइंट्स की हम इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो जब हम उनकी बैंक स्टेटमेंट स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वहां पर जो मनी रिसीव हुई है, जो पैसा आया है बैंक अकाउंट में, उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि कोई प्रॉपर्टी थी जिसको उन्होंने सेल किया है, उस प्रॉपर्टी का वो पैसा है। और जब हम उनसे यह कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर तो आपको टैक्स देना होगा, तो उनका जवाब होता है कि ये तो उन्हें पूर्वजों से मिली है, दादा परदादा से मिली है, इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगता। तो क्या उनका कहना सही है? आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ से अपडेटेड रहना चाहते हैं, साथ ही हमारी ऐप है ऑल अबाउट टैक्सेस, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अब हम बात करते हैं टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मींस जो आपको विरासत में मिलती है, अपने पूर्वजों से मिलती है। तो ऐसे में क्या उस प्रॉपर्टी पर आपको टैक्स देना है या नहीं देना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, इनकम टैक्स के अंदर कहा गया कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वो क्या कहलाएगी? कैपिटल एसेट कहलाएगी, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है। तो ऐसे में वो क्या है? कैपिटल एसेट है एज पर इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 45 कहता है कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, तो ऐसे में उस पर अगर कोई प्रॉफिट होता है, कोई गेन होता है, तो वो क्या है? चार्जेबल टू टैक्स है, उस पर क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में वो टैक्सेबल होगा और उस पर इनकम टैक्स पे करना होगा। जिस साल में उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी की सेल की जाएगी, उस साल में वो प्रॉफिट, वो गेन जो है, उस पर टैक्स पे करना होगा। तो ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो उस पर तो टैक्स लगेगा, अगर कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ है तो ऐसे में सवाल आता है कि पूर्वजों से विरासत में जो संपत्ति मिली है, जो प्रॉपर्टी मिली है, उसको सेल करेंगे तो क्या टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा। इसके रिगार्डिंग सेक्शन 47 है इनकम टैक्स के अंदर, जो यह कहता है कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस जिनको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, और अगर ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो ऐसे में उस पर कैपिटल गेन की भी बात नहीं होगी। तो कहा गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है अंडर ए विल, विल के जरिए या फिर गिफ्ट के जरिए, तो ऐसे में उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आपके दादा परदादा ने आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थ्रू विल, जो है विल लिखी जाती है जिसमें कहा जाता है कि कौन सी संपत्ति किसको दी जाएगी, जो उनकी संतान होती है। तो ऐसे में विल के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई दादा परदादा के द्वारा। तो यहां पर कहा गया कि जो दादा परदादा के द्वारा यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, ट्रांसफर कैसे? थ्रू विल या फिर थ्रू गिफ्ट, इस पर
कैपिटल गेन नहीं लगेगा, इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। किसको कैपिटल गेन नहीं लगेगा? दादा परदादा, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। किसको की है? मान लेते हैं अपने बेटे को की है, या फिर जो उनके ग्रैंडसन है उनको ट्रांसफर की है। तो ऐसे में यह जो ट्रांसफर है, इस पर जो पेरेंट्स है, जो ग्रांड पेरेंट्स है, उनको टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि इनकम टैक्स में कहा गया था अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कहा गया कि अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है विल के जरिए या फिर गिफ्ट के जरिए, तो ऐसे में हम इस पर जो है टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां पर यह बात नहीं की गई कि अगर जिस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी मिली है वो उसको आगे किसी और व्यक्ति को सेल कर देता है, तो वो भी जो है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ऐसी कोई बात इनकम टैक्स में नहीं कही गई है। इसका मतलब अगर जिस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी मिली थ्रू विल या फिर थ्रू गिफ्ट, वो अगर आगे उस प्रॉपर्टी को सेल करता है, तो उस पर जो कैपिटल गेन अराइज होगा उस पर तो टैक्स पे करना होगा। किसे पे करना होगा? उस व्यक्ति को पे करना होगा जिसको वो प्रॉपर्टी विरासत में मिली थ्रू विल या फिर थ्रू गिफ्ट। तो एक बात तो यहां पर क्लियर है कि जो इनकम टैक्स में कही वो ये बात कही गई कि जो गिफ्ट के जरिए, जो विल के जरिए अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद आप किसी और व्यक्ति को उसकी सेल करेंगे तो उस पर तो टैक्स देना ही होगा। ऐसी कोई छूट इनकम टैक्स में नहीं दी गई कि वो प्रॉपर्टी अगर आगे सेल की जाती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो लोग यह कहते हैं कि विरासत में मिली प्रॉपर्टी अगर सेल करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा, वो गलत है। तो ध्यान रखें, ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं उस पर अगर कोई प्रॉफिट अराइज होता है तो उस पर टैक्स देना होगा। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना टैक्स पे करना होगा, और जो है और बहुत सारी बातें हैं इनकम टैक्स के अंदर। एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं होती, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो वो बाकी सभी बातें अलग है। लेकिन सिंपल सी एक बात जो है कि पूर्वजों से मिली, विरासत में मिली जो प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसी कोई बात इनकम टैक्स के अंदर नहीं कही गई। अब बात करते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर जो है टैक्स कैसे पे किया जाएगा, जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कहा गया कि मान लीजिए आपके दादा परदादा ने यह प्रॉपर्टी 1 लाख रुपीज की जो है परचेज की, और उसके बाद गिफ्ट के जरिए, विल के जरिए वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी गई, और आपने यह प्रॉपर्टी फिर 40 लाख रुपीज में सेल की। तो ऐसे में अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? क्योंकि आप मान लीजिए आप हैं मिस्टर एक्स, अब आपने तो यह परचेज की ही नहीं है, परचेज की ही नहीं है, आपको तो गिफ्ट में मिली है, आपको तो विरासत में मिली है, विल के जरिए मिली है। तो ऐसे में अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो यहां पर प्रॉफिट निकलता है सेल माइनस परचेज कॉस्ट। तो सेल जो है वो सेल है हमारी लेट से 40 लाख रुपीज की, और परचेज कॉस्ट आपके लिए तो यह गिफ्ट है, आपके लिए तो यह विरासत में मिली है, तो परचेज कॉस्ट आपने तो इसको परचेज किया नहीं है। तो क्या यहां पर मैं निल अमाउंट जो है वो लेस करूंगा? द आंसर इज नो। इनकम टैक्स में कहा गया कि जिस व्यक्ति ने आपको गिफ्ट की है, जिस व्यक्ति ने आपको विल के जरिए विरासत में दी है, उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को जितने रुपए में खरीदा है उतने रुपए आपकी परचेज कॉस्ट मानी जाएगी। तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज में यहां पर क्या करूंगा? लेस करूंगा, और मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 39 लाख रुपीज। अब उसके बाद एक और बात आई कि मान लीजिए 1 लाख रुपए जो है वो पूर्वजों ने खर्च किए थे परचेज करते हुए, उसके बाद 5 लाख रुपीज जो है मिस्टर एक्स ने उस पर कंस्ट्रक्शन किया, उसको इंप्रूव किया उस प्रॉपर्टी को। तो ऐसे में कहा गया कि अगर आपने कोई कॉस्ट खर्च की है उसको इंप्रूवमेंट, उस पर इंप्रूवमेंट करने में, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? 40 लाख माइनस 1 लाख माइनस 5 लाख, हम क्या मानेंगे? आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 34 लाख रुपीज। तो उस पर 34 लाख रुपीज पर आपको टैक्स
पे करना होगा। लेकिन अभी आपको और भी समझना बाकी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो यहां पर मैंने आपको बता दी कि सेक्शन 49 कहता है अगर कोई कैपिटल एसेट आपको गिफ्ट में मिली है या फिर विरासत में मिली है, विल के जरिए मिली है, तो ऐसे में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो परचेज कॉस्ट है, जो प्रीवियस ओनर ने पे की है, वो भी आपकी परचेज कॉस्ट मानी जाएगी। और साथ ही इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट इनकर की है। कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट्स इनकर्ड और बोर्न बाय द प्रीवियस ओनर और बाय द एसएससी। या तो आपने खुद उस पर इंप्रूवमेंट कॉस्ट खर्च की हो, या फिर आपके पूर्वजों ने, आपके पेरेंट्स ने उस पर इंप्रूवमेंट कॉस्ट खर्च की हो, वो भी आप क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के। अब कैपिटल गेन में एक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जितनी भी कैपिटल एसेट है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनको कहा गया कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर किसी प्रॉपर्टी को आप 2 साल से ज्यादा अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो वो मानी जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर आप 2 साल से कम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो वो मानी जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इट मींस आपने उसको 2 साल के अंदर खरीदा और बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। लेकिन आपने खरीदा और उसको 2 साल के बाद बेचा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। और दोनों ही केसेस में अलग अलग तरीका है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो ऐसे में हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है कि आपने जो प्रॉपर्टी सेल की है, क्या वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगर 2 साल से पहले आपने उसको बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। 2 साल ज्यादा पीरियड होल्ड करने के बाद आपने उसको सेल किया तो वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के केस में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके केस में आपने भी कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सेल की है, आपको अपने दादा परदादा माता पिता से कोई प्रॉपर्टी मिली गिफ्ट में, विरासत में, और वो आपने सेल की है, उस पर जो है आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है रिगार्डिंग टैक्सेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।